हमने लास्ट टाइम क्या किया था, बस मुझे ये बता दो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितने दिन बाद क्लास में आ रही हूँ। साइक्लोन्स करने हैं ना अभी। आज आंचल कहाँ है? चाय चल रही है आजकल सबके घर में। यार ये फंस ही नहीं रहा है दुपट्टे के साथ। आई थिंक हमने फ्रंटोलिसिस एंड फ्रंटोजेनेसिस किया था, है ना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन जो है वो पढ़ने हैं हमने कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको दो डायग्राम बनवाए थे उस दिन, है ना। दो डायग्राम बनाए थे ना उस दिन। एक था वार्म फ्रंट का, एक था कोल्ड फ्रंट का। तो जो इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए एक तरफ से वार्म एयर आ रही है, एक तरफ से कोल्ड एयर आ रही है ना। अब या एक तरफ से मान लो ये कोल्ड एयर है, ठीक है, कोल्ड एयर मास है, और ये क्या है, वार्म एयर मास। तो जब वार्म एयर मास जो है वो क्या होगा, इन एक्टिव मोड। वार्म एयर मास जब होगा क्या, एक्टिव मोड में, तो उस समय पे जैसे मान लीजिए कि एक दीवार के साथ वार्म एयर मास मूव कर रहा है, कोल्ड एयर मास क्योंकि भारी है ना, भारी होता है ना कोल्ड एयर मास। तो ऐसे इमेजिन करोगे कि दीवार के साथ हवा टकरा रही है, तो क्या टकरा के सीधी ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? अगर एक दीवार के साथ तुम टकराओगे तो सीधे जाओगे। ऐसा इमेजिन करो कि कोई हवा एक सीधी दीवार के साथ टकरा रही है तो वो सीधा ऊपर जाएगी, है ना। तो किस तरीके का उसमें फ्रंट बना था, इस तरीके का, है ना। ये जाएगी, ये स्टेबल है। मूव कौन कर रहा है, ये ध्यान से सुन लो क्योंकि अगला कंसेप्ट इसी के बेसिस पे आने वाला है। टीजीटी और ये वाले थोड़ा ऐसे एंजॉय कर लो, ठीक है। आप लोगों को इतना नहीं पूछेंगे पेपर में, ठीक है। बस कुछ चीज़ें मैं बता दूंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और वो, तो वो आपके काम का होगा। तो ये इस तरीके से उठ जाएगा और इस तरीके का वार्म फ्रंट बनेगा। मैंने आपको कहा था वार्म फ्रंट का नाम जो है, फ्रंट का नाम उसी पे होगा जो एयर मूव कर रही है। तो ये क्या बनेगा, वार्म एयर फ्रंट या वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट बनाइए। इस केस में कौन से क्लाउड्स बनेंगे? अरे अरे क्यों, मैंने क्यूमुलोनिम्बस बताया भाई, क्यूमुलोनिम्बस करवाया है। इसमें सीधा ऊपर उड़ जाएंगे तो क्यूमुलोनिम्बस नहीं होंगे। आप ये देखो कि आप एक्टिव एयर मास की बात कर रहे हो। एक्टिव, जब ये एक्टिव एयर मास एकदम से ऊपर उठेगा तो यहाँ पे बड़े से बादल बनेंगे, कौन से वाले, क्यूमुलोनिम्बस। नहीं भाई, वार्म फ्रंट में क्यूमुलोनिम्बस बनते हैं यार। नहीं नहीं, ठीक बोल रहे हो यार आप। सही बोला यार, सही बोला। वार्म एयर मास जो था ये कैसे जाएगा, अरे तो इतने दिन बाद क्लास करो ना, मेरा खुद का दिमाग खाली हो चुका है अब, है ना। तो जैसे ये इधर ही है ना, तो ऐसे करके उठेगा ना, ये ऐसे करके उठेगा, ऐसे करके। तो कुछ बादल यहाँ 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 यहाँ, तो वार्म फ्रंट के बारे में इस तरीके के बादल बने, ठीक है। वार्म फ्रंट कैसा बन रहा है, ऐसा। तो वार्म फ्रंट कैसा बन रहा है, इस तरीके का, ठीक है। इसको वार्म फ्रंट कहेंगे। और बादल कौन से बने, निम्बो स्ट्रैटस। अब याद है सबको निम्बो स्ट्रैटस कौन से थे, क्यूमुलोनिम्बस कौन से थे? अगर नहीं है पता तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा डायग्राम था कि एक तरफ वार्म एयर मास और एक तरफ कोल्ड एयर मास। इस केस में कौन मूव करेगा, कोल्ड एयर मास, ठीक है। कोल्ड एयर मास अगर इसके साथ मूव करेगा तो आपको नहीं लगता इतनी भारी चीज इसके साथ टकराएगी, ये सीधा ऊपर जाएगा, है ना। किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। इसका फ्रंट कौन सा फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट, ठीक है। और क्लाउड कौन से बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जहां बनेंगे वहां पे एक थोड़े ही एरिया में जहां ये क्लाउड बना है वहां पे लगातार बारिश होगी कुछ टाइम के लिए, लगातार भारी बारिश होगी कुछ समय के लिए। और यहाँ पे छोटी मोटी ड्रिजलिंग पहले यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, यहाँ होगी, यानी कि लंबा एरिया ले रहे हैं ये रेनफॉल का और काफी टाइम तक रेनफॉल रहेगी। समझे आप मेरी बात, समझ गए? तो ये तो क्लियर है आपको। वार्म फ्रंट में जब एक्टिव है तब क्या बन रहा है, निम्बोस्ट्रेटस। जब कोल्ड फ्रंट एक्टिव है तब क्या बन रहा है, क्यूमुलोनिम्बस। थोड़ा सा ये कंसेप्ट ऐसा है कि आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये पढ़ना, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको पढ़ाऊंगी टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स। हेडिंग डालिए टेम्परेट साइक्लोन्स।
फ्रंटोजेनेसिस लग गया आपको पता? ये पूरी प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं और फ्रंटोलिसिस किसको कहते हैं? जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, यानी कि जब एक एयर, देखो आपको इतना तो पता है ना कि नीचे वार्म एयर मास रहेगा और सॉरी नीचे कोल्ड एयर मास रहेगा, ऊपर वार्म रहेगा, ये तो पता है ना। ये मान लो कोल्ड एयर मास है, ये क्या है? वार्म। वार्म जब आ रहा है, ये स्टेबल है, ये वार्म है, ये मूव कर रहा है, तो ये ऐसे धीरे 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 करके जाएगा, है ना। और एक टाइम आएगा, एक टाइम स्लोप बन रहा है ना, ये बारिश हो रही है यहाँ यहाँ जैसे उठता गया बारिश होती गई, लंबे टाइम तक के लिए बारिश हुई और लंबे एरिया में, काफ़ी बड़े एरिया पे बारिश हुई। एक टाइम आएगा ये पूरी ऊपर उठ जाएगी, पूरी एयर जो थी ये ऊपर उठ जाएगी, नीचे क्या बचेगी? सिर्फ और सिर्फ कोल्ड एयर मास। समझ रहे हो मेरी बात? और दूसरे में भी ये वार्म है, ये कोल्ड है, इस बार मूव कौन करेगा? ये भारी है, ये मूव करेगा और सीधा इसको धक्का देगा, ये सीधा ऊपर उठ जाएगी, नीचे क्या बचेगा? कोल्ड और ऊपर वार्म। तभी मैंने आपको कहा था कि सर्दियों में भी बारिश होती है। कैसे बारिश होती है? क्योंकि जो आपका कोल्ड एयर मास है वो स्टेबल होता है, वार्म एयर मास कहीं से आकर उसके ऊपर बारिश कर देता है। डिपेंड करता है कि मूव कौन कर रहा है, कोल्ड एयर मास या वार्म एयर मास। ठीक है जी, क्लियर है? कुछ पूछना है किसी ने? समझ ही नहीं आ रहा तो पूछना क्या है? तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं तुम लोगों को समझ, तो कोई बात नहीं, एक दो दिन झेल लो। लेकिन एचएस वालों को भाई ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कुछ भी कर लो, लेकिन एचएस वालों को तो बाई हुक और बाई क्रुक ये याद होना ही चाहिए, ये मतलब पता लगना ही चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। बाकी फिर भी इग्नोर कर सकते हैं ये सब, ठीक है, बाकी इग्नोर कर सकते हैं, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हो भी सकता है आजकल पेपर के पैटर्न जैसे चेंज हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि ये जो साइक्लोन्स हैं ये कैसे आते हैं, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स मैं आपको बता चुकी हूँ। साइक्लोन्स का मतलब आप वो मत लीजिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल जो कि किस पे आ रहे थे, मैंने आपको बताया था पानी पे, जो कि काफ़ी क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव। टेम्परेट साइक्लोन्स इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, नॉर्मल हवा सी चलती है, नॉर्मल ये सब राइज होता है, ऐसे सर्कल सा बनता है, इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप, मेरी बात सुनना, अगर आपको याद हो, देखो अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो किताब से आपको कभी समझ नहीं आने वाला। मैं एचएस वालों के लिए बोल रही हूँ, कभी समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रही हूँ, ठीक है। आपको मैंने पृथ्वी बनवाई थी ऐसी, है ना, पृथ्वी पे ये था 0 डिग्री। मैंने आपको कहा था उस टाइम पे लो प्रेशर हाई प्रेशर जहाँ जहाँ बन रहे हैं आपको याद होना चाहिए, और आज मैं उम्मीद कर रही हूँ कि याद होगा। ये आपका 30 डिग्री मान लो, ऐसा 23.5 ले लो, जो भी लेना है, ये आपका, और ये आपका, एक ही तरफ बताती हूँ, ठीक है। यहाँ बनता है लो प्रेशर, यहाँ बनता है हाई प्रेशर, यहाँ बनता है लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। ये जो 60 डिग्री है जहाँ लो प्रेशर है, यहाँ दोनों तरफ से हवा आएगी, दोनों तरफ से हवा आएगी कि नहीं आएगी? लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर की हवा भागती है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए नहीं भागती, अभी तक सीख चुके हो आप। ये जो लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ से दो तरफ से हवा आएगी, एक या ऊपर से एक नीचे से, है ना, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। याद है आपको? याद है ना? अब एक बार डायग्राम बना लेते हैं वो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये खोलते हैं, बेसिक्स है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। लो प्रेशर जहाँ पे बना है बीच में, इसे कहा जाता है डोल्ड्रम्स, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल काम कंडीशंस होते हैं। उसके ऊपर वाले को कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बिल्कुल कम होती थी, जिसके कारण फेंक दिया जाता था घोड़ों को, इसलिए हॉर्स लैटिट्यूड। ये तो पता है आपको, है ना, पता है ना। ये डायग्राम देख के आपको कुछ अचंभा तो नहीं हो रहा है कि ये मैंने क्या देख लिया? नहीं हो रहा ना, जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं। देखिए यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, गलत बना रही हो क्या? हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, ठीक है जी।
अब ये जो वाला जो लो प्रेशर है, इनको तो छोड़ दो नीचे, ये वाला जो लो प्रेशर है ये कौन कौन सी विंड सहन करेगा? एक तो ये वाली, एक ऊपर की, है ना। अब आपको नहीं लगता कि नीचे से जो विंड आएगी ये कौन सी होगी? ये एयर मास गर्म होगा क्योंकि इक्वेटर से होता हुआ आ रहा है, और ऊपर से जो आ रहा है ये ठंडा होगा क्योंकि पोलर रीजन से होता आ रहा है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स आप देखोगे कि ये जो आपके विंड पैटर्न्स है ये इस तरीके से है, इस तरीके से, और ऊपर वाले इस तरीके से, समझ रहे हो। एयर मास जो है आपका एक इस तरीके से मूव कर रहा है और एक इस तरीके से मूव, आपस में कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे आपस में कन्वर्ज करते तो जो मैंने आपको अभी बताया ना कि यहाँ से कोल्ड आई, यहाँ से हॉट आई, है ना। कोल्ड मूव करेगी तो हॉट ऐसे करेगी, हॉट मूव करेगी तो कोल्ड ऐसे करेगी, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये एकदम ना टकरा के, देखो मेरे को फ्रंटोजेनिस से समझाना आपको इंपॉर्टेंट था इसलिए समझाया वो, ठीक है। लेकिन असलियत में कोल्ड और वार्म सीधे सीधे नहीं टकराती हैं, वो ऐसे ऐसे घूम घूम के टकराएंगी आपस में। ये क्लियर हुआ कि यहाँ से ये आपस में एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, ऐसे जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ से बनेगा ऐसे ये सर्कल। क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है। अब वो डायग्राम समझते हैं जो इससे पहले समझ रहे थे हम। देखो ये ऐसे कंसेप्ट हैं आपको किताब से समझ नहीं आएंगे, नहीं ऐसी ऐसे टर्म्स यूज किए हैं, आप बोलोगे क्या है ये, ज्योग्राफी है क्या है ये। कहाँ गया वो डायग्राम? ये रहा। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि 60 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या कंडीशन होती है, ठीक है। 60 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या कंडीशन होती है, मैंने 60 डिग्री बता दिया आपको। एक तरफ से वार्म एयर मास, एक तरफ से कोल्ड एयर मास आ रहा था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम समझना, यहाँ से दिख रहा है, आई थिंक इससे ज़्यादा डाउनलोड नहीं होगा, ये इतना ही है, लास्ट है ये इसका, है ना। यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। नीचे से विंड आई, ऊपर से एक दूसरे से क्रॉस कर गई, मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना। एक तरफ वेस्टर्ली विंड चल रही है, एक तरफ ईस्टर्ली विंड चल रही है, आप देख पा रहे हो, है ना। अब हो सकता है कि यहाँ पे वार्म एयर मास, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोल्ड एयर मास जो है आपका कांस्टेंट है, स्टेबल है। यहाँ पे वार्म एयर मास जो है मूव कर रहा है, यहाँ पे वार्म एयर मास स्टेबल है, यहाँ पे कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर है इतनी बात, ठीक है। धीरे धीरे मूव कर रहा है ये, है ना। आपको पता है वार्म एयर मास जब टकराता है इससे तो कौन से क्लाउड बनते हैं, कौन से क्लाउड बनते हैं? जब ये स्टेबल है कोल्ड वाला और वार्म, निम्बोस्ट्रैटस। आप देखोगे बड़ा ब्यूटीफुली इन्होंने यहाँ पे अभी मेंशन तो नहीं किया, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड आपको देखते हुए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बने आपके निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड, यहाँ बारिश होना स्टार्ट हुई, ठीक है। ये साइक्लोनिक कंडीशन बता रही हूँ आपको, जब साइक्लोन आता है तब ऐसे होता है, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। और यहाँ पे वार्म एयर मास स्टेबल था और कोल्ड एयर मास कर रहा था मूव, तो यहाँ पे कौन से बनेंगे? क्यूमुलोनिम्बस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्यूमुलोनिम्बस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये क्यूमुलोनिम्बस और ये कौन से बने? स्ट्रैटोनिम्बस। ऐसे करते करते आप देखोगे इस तरीके से सिचुएशन बन रही है, इस तरीके से सिचुएशन बन रही है। निम्बोस्ट्रैटस ये मूव करते गए करते गए करते गए, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, एक टाइम ऐसा, देखो ये कौन सा फ्रंट है, ये कौन सा फ्रंट है जो बना है? ये वार्म फ्रंट, और ये कौन सा बना है? कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, एक टाइम आएगा कि ये दोनों फ्रंट मिल जाएंगे और सारी की सारी हवा गर्म ऊपर और कोल्ड नीचे आएगा ना। एक टाइम एक आगे आगे घूम रही है और दूसरी भी पीछे पीछे चल रही है, समझ रहे हो? सर्कल बन रहा है इस पूरे सिचुएशन का। समझ आई मेरी बात? जब वो सिचुएशन आएगी ना कि जब पूरा का पूरा एयर मास, यानी कि दोनों के दोनों एयर मास जो है उनकी वार्म एयर ऊपर कोल्ड नीचे, इस स्टेज को हम कहते हैं ऑक्लूडेड स्टेज। क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्लूडेड स्टेज। ये क्लियर हुआ आपको डायग्राम? अब थोड़ा ढंग का बताती हूँ, एक और बताती हूँ। देखो बड़ा ब्यूटीफुली ये वाला डायग्राम मेरे को ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन करा है। देखना एक बार देखना ज़रा। ये वार्म फ्रंट लाल से, वार्म फ्रंट है ना, मतलब वार्म फ्रंट मूव कर रहा है और कोल्ड फ्रंट रुका है, कोल्ड फ्रंट मूव कर रहा है और वार्म फ्रंट रुका है। दो फ्रंट बने ना, एक कोल्ड फ्रंट एक वार्म फ्रंट। इतना अच्छे से इन्होंने प्रेसिपिटेशन को बताया, आप खुद देखिए इसको। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। मैंने क्या कहा था? जब निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड बनेंगे वर्षा ज़्यादा देर तक होगी, है ना। देखो
ये चीज जो लाइट स्काई ब्लू है ये प्रेसिपिटेशन को दिखा रहा है, और कितना ब्यूटीफुली बताया उन्होंने, देखो कि ज्यादा वर्षा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कौन से क्लाउड बने हैं यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी वर्षा हो रही है क्योंकि कौन से क्लाउड थे। समझ आया, समझ आया, ये क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो गया, क्लियर हुआ अनुभव? पक्का। अब देखो एक और कंसेप्ट है इसमें, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे आपके लैटिट्यूड्स वही होते हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स की जो कंडीशन है ऊपर नीचे हो जाती है बिकॉज ऑफ अर्थ की मूवमेंट। कैसे, देखो ध्यान से सुनना, ये आपकी अर्थ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको पता है कि अर्थ टिल्टेड है, याद है आपको मैंने बताया था कि अर्थ टिल्टेड है 23.5 अपनी एक्सिस पे। जैसे कि ये मान लीजिए एक्सिस है और ये अर्थ है, मान लिया आपने, ये अर्थ है, ये टिल्टेड है। इस टाइम पे जो ये सामने सन है, मान लीजिए फोन जो है ये सन है, इस टाइम पे जो सन की रेज है वो कहाँ पड़ रही हैं, इक्वेटर पे पड़ रही हैं। इक्वेटर के साथ साथ उतना ही ऊपर पड़ रही हैं जितना नीचे पड़ रही है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपोजर सेम है, ठीक है। जैसे ही मैं ऐसे करके इधर ले जाऊंगी, अब ज्यादातर किरणें कहाँ पड़ रही हैं, साउथ में पड़ रही है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा उस पे है, इसके क्लोज है साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी इस समय इंडिया में क्या होगी, ठंड होगी, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गए, है ना, यहाँ से जब यहाँ मतलब अर्थ घूम रही है अर्थ, है ना, घूम रही है। अब ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी, ये ऐसे ही रहेगा, अर्थ मूव कर रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मतलब ये अर्थ है और ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पहुंची, फिर से वही कंडीशन की ना गर्मी ना सर्दी, दोनों हेमिस्फीयर में, है ना। फिर वहां से उठ के फिर से यहाँ आए, अब कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न, यानी नॉर्दर्न में ज्यादा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि इसके कारण जो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी मूव करेंगी, है ना। लो प्रेशर 0 डिग्री पे हमेशा नहीं रहेगा, ये मूव करेगा, समझ रहे हो। जब सन ज्यादा एक्सपोजर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जब सन का ज्यादा एक्सपोजर, तो ये लो प्रेशर यहाँ मूव कर जाएगा, समझ रहे हो। इसका जो लो प्रेशर है यहाँ का हाई प्रेशर थोड़ा ऊपर मूव कर जाएगा, समझे आप मेरी बात। तो ये 60 डिग्री का जो है ना, गर्मियों में जो है वो ऊपर मूव कर जाएगा, लो प्रेशर 60 डिग्री का, जिसके कारण यहाँ पे जो हवाएं, आपको याद है ना मैं जो बोल रही थी आपको कि मेरे को अर्थ खोलने दो यार, रुक जाओ। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, देखना ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगा मैं क्या कंक्लूजन देने की कोशिश कर रही हूँ आपको। देखो नॉर्मली यहाँ लो प्रेशर होता है, नॉर्मली यहाँ लो प्रेशर होता है कि नहीं होता है, ये लो प्रेशर हुआ यहाँ पे, है ना, लो प्रेशर होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा सन, तो ये लो प्रेशर ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। प्रेशर ऐसा नहीं है कि इधर छाप दिया किसी ने, स्टैंप लेगा कि लो प्रेशर यही होगा। जैसे सन की किरणें मूव करेंगी वैसे ये प्रेशर बेल्ट भी तो मूव करेगी, पूरी की पूरी मूव करेगी। यहाँ पे हाई बनता था, यहाँ लो बनता था, ये लो भी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये हाई भी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, समझ रहे हो। और यहाँ का जो हाई था वो भी मतलब 90 से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन मेरी बात सुनना, ये साइक्लोनिक कंडीशन कब देखने को मिलेगी, ये जो साइक्लोनिक कंडीशन है ये कब देखने को मिलेगी, आप मुझे बताइए हमें। इंडिया के अगर उसमें देखा जाए तो देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब समर्स होंगी इंडिया में, जब समर्स होंगी, इंडिया कहाँ पड़ रहा है, पहली बात तो ये अगर लो प्रेशर है ना, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये फिर से हाई प्रेशर है, इंडिया कहीं यहाँ पड़ेगा, इंडिया कहीं यहाँ पड़ता है ना।
थोड़ा उसका जो है पार्ट वो कहीं यहाँ पड़ता है और थोड़ा ऊपर पड़ता है ऐसे करके इंडिया इसी तरफ पड़ता है ना, इसी लैटिट्यूड के आसपास, है ना। तो अब होगा इंडिया यहाँ ही पड़ता है, बाय द वे थोड़ा इधर पड़ता है 30 डिग्री वाले, हाँ 30 डिग्री वाले एरिया में पड़ता है, इस तरफ पड़ता है, ठीक है। अब जब गर्मियाँ हैं तो ये लो प्रेशर कहाँ मूव कर जाएगा, ये लो प्रेशर कहाँ मूव कर जाएगा, अरे क्या रही है, ये लो प्रेशर जो यहाँ था ये थोड़ा ऊपर मूव कर जाएगा, यानी कि ये कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी, जो साइक्लोनिक कंडीशन है कि नीचे से हाई प्रेशर भी तो मूव करेगा ना यहाँ से यहाँ, तो ये कंडीशन जो है ये यहाँ आपको देखने को मिलेगी, इस वाले रीजन में देखने को मिलेगी। जब सर्दियाँ आएंगी, जब नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ क्या करेगा आपका सूरज किरणें फेंकेगा, उस टाइम पे ये जो लो प्रेशर था ना, ये जो लो प्रेशर था ये कहाँ गया भाई, ये जो लो प्रेशर था ये नीचे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, जो यहाँ लो प्रेशर ये नीचे शिफ्ट होगा। आपको नहीं लगता कि इंडिया अगर यहाँ है तो ये लो प्रेशर यहाँ शिफ्ट होगा, अगर ऊपर जा सकता तो नीचे भी तो आएगा, प्रेशर बेल्ट आएगा ना। तो अब ये जो हाई प्रेशर यहाँ बन रहा था वो यहाँ बनेगा, है ना, हाई प्रेशर यहाँ बनेगा, यानी कि ये वाला हाई प्रेशर कहीं यहाँ बनेगा, है ना। तो अब ये कंडीशन जो थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली विंटर्स में आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इस वाले एरिया में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपके हिमालयन रीजन्स पड़ते हैं, यानी कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया के वेस्ट में है ना, ये इंडिया का जो हिमालयन रीजन है इसके वेस्ट में ये डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब होती कब है आपको पूछा जाए तो सिर्फ विंटर्स में होगी ये, ठीक है, और विंटर्स में भी कब, तो लिख लो, ये समझ आया कंसेप्ट पूरा, समझ आया। ऑक्यूलेट कब बनेगा, फ्रंटोजेनेसिस क्या है, फ्रंटोलिसिस क्या है, समझ आया। टेम्परेट साइक्लोन बन कैसे रहा है अनुपम को नहीं आया है, कुछ समझ नहीं आया है, आज कब आएगा, अगर इधर नहीं ना आया कहीं भी पढ़ लेना, नहीं आएगा, इससे आसान मुझे नहीं लगता बता पाएगा कोई, ठीक है। किताब से तो भूल जाओ, किताब से तो भूल जाओगे, किताब में आपको इससे इजी मिलेगा, समझे, ठीक है। चलिए लिखिए आगे, थोड़ा डायग्राम बनाओ, देख तो लिया है आपने लेकिन घर जाके याद भूल जाएगी आपको, फिर क्या करोगे, है ना, तो थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट, समझ आ गया ना कंसेप्ट, समझ आ गया। फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, आपने बस ये याद रख लेना है कि विंटर्स के टाइम पे जो साइक्लोन्स आते हैं क्या इंडिया में देखे जाते हैं, हाँ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में देखे जाते हैं, जिन्हें कि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। क्लियर है जी। फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, तेरी नौटंकी ना देखो ये ऐसे बताया मैंने, है ना, तो सबसे पहले ऐसे बनाओ कि वार्म एयर मास ऐसे मूव कर रहा है और कोल्ड एयर मास ऐसे मूव कर रहा है, कोल्ड एयर मास ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है जी। जो मैंने मतलब उधर आप लोगों ने देखा वो बनवाने की कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये कुछ ऐसे बनने लग जाएंगे, यानी कि ये कुछ ऐसे हिट कर रहे हैं, वार्म एयर मास और कोल्ड ऐसे हिट कर रहे हैं ना, धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब इस टाइम पे यहाँ पे क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लाउड्स थोड़े ऐसे बना लो, ये थोड़े बड़े बनाओ, यहाँ पे लिख लो ये बन गया आपका वार्म फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पे बनेंगे आपके, ये बने आपके निम्बोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, ये निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड बने ना, यहाँ पे कौन से बनेंगे, क्यूमुलो निम्बस। उर्मिला आंखें खोलो, खुल नहीं रही हैं आजकल, पक्का खुली हैं बट बड़ी ज़बरदस्ती खुली हैं, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस, और ये हाँ जी सोई नहीं, दर्द है, ठीक है, दर्द कब तक ख़त्म हो जाएगी, इस साल हो जाएगी ख़त्म। कोल्ड फ्रंट, ठीक है जी। आगे अगला डायग्राम बनाइए यहाँ पे, इसके बाद कुछ इस तरीके का आपने देखा था, कुछ इस तरीके का, ये क्लाउड्स कंटिन्यू हो रहे हैं, ये क्लाउड्स कंटिन्यू हो रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से। एक टाइम आएगा कि ये दोनों फ्रंट मिल जाएंगे और इसको बोलेंगे ऑक्लूडेड फॉर्म, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्लूडेड फॉर्म, इसको बोलेंगे ऑक्लूडेड फॉर्म, ठीक है जी, क्लियर है। इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा एयर मास आ जाएगा, नीचे बचेगा कोल्ड एयर मास, ऊपर बचेगा वार्म एयर मास, ठीक है, ऑक्लूडेड फॉर्म, ठीक है। तो
तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ऑक्लूडेड फॉर्म, ठीक है, तो लिख लीजिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड्स, a combination of clouds formed at cold front and warm front, formed at cold front and TGT वाले मत लिखो, लिखना तो लिख लो वैसे, बट ऐसे जरूरी नहीं है. clouds formed at cold front and warm front, ठीक है. तो समझ आया आपको. वेस्टर्न लिख लो अगले. ये अगर कहाँ देखी जाती है, हिमालयाज में. कब देखी जाती है हिमालयाज में, तो ये कब देखी जाती है आपकी इन विंटर्स. दीज साइक्लोन्स आर फेल्ट इन किधर, हिमालयन रीजन्स. हिमालय मतलब हिमालयन एग्जैक्टली नहीं, हिमालयंस का वेस्टर्न पार्ट जो है, इसीलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जा रहा है, ठीक है. अगर ये इस तरीके से आपका इंडिया है ना, ये आपका ये है ना, तो यहाँ देखने को मिलती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली, ठीक है. क्लियर है. हिमालयाज लिख लीजिए. दिस साइक्लोन कवर्स लार्ज एरिया. दिस साइक्लोन कवर्स, किसकी बात हो रही है, टेम्परेट साइक्लोन्स की. याद रखना टेम्परेट साइक्लोन्स आर नॉट एट ऑल एक तरीके से बड़ा क्या बोलते हैं उसको, नुकसानदायी नहीं होते हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि पानी में आते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे आते हैं. पता है ना आप लोगों को कैसे आते हैं वो, ठीक है. लिख लीजिए. इन इंडिया दीज साइक्लोन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन विंटर्स. दीज साइक्लोन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन विंटर्स. ठीक है जी, क्लियर है. टेम्परेट साइक्लोन्स, सॉरी, ठीक है. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें हम. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स करें बात. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मैंने बताया था आपको, नहीं बताया. बताया है कि कैसे पानी लेट समर्स में गर्म हो जाता है और नीचे लो प्रेशर की कंडीशन बनती है, और उसी टाइम पे क्या हो जाता है, आपके हाई प्रेशर आना स्टार्ट कर देते हैं. उन्हीं हाई प्रेशर्स पे लग जाती है क्या, कोरियोलिस फोर्स, जिसके कारण वो घूमने लग जाता है और नीचे से एकदम से ऊपर उठ के क्लाउड बनता है, जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउडर काफ़ी एक तरीके से काफ़ी डिस्ट्रक्शन करता है घूमते घूमते ही, ठीक है. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशन लिख लीजिए क्या है. टेम्परेट समझ आया, समझ आ गया भाई, टेम्परेट समझ आ गया. ट्रॉपिकल साइक्लोन हेडिंग डालिए. ट्रॉपिकल साइक्लोन, कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि वही जो आपके आते हैं कहाँ, पानी में आते हैं, ठीक है. तो सबसे पहली तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए ओशनिक सरफेस का. कितना, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन ओशनिक सरफेस या ओशियन सरफेस. पानी का ऊपर का तली तो होता है गर्म, पता है ना आपको, नीचे तक थोड़ी पूरी गर्मी जाती है, समझ रहे हो. मतलब सरफेस वाटर की बात हो रही है यहाँ पे. और साथ में किसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स की, तभी तो घूमेंगे वो हाई प्रेशर और डांस करेंगे ऐसे गोल गोल. अवेलेबिलिटी ऑफ कोरियोलिस फोर्स. लेटेंट हीट इज मस्ट. लेटेंट हीट क्या होती है भाई, किसको बोल रहे हैं लेटेंट हीट, सूरज की ऊर्जा को. लेटेंट हीट वही है ना जो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज कर दे, लिक्विड टू वेपर कर दे, है ना. जैसे अगर मैं पानी को गर्म करने रख रही हूँ तो लेटेंट हीट क्या प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, नीचे का स्टोव बर्नर है ना, उससे उस तब लेटेंट हीट बोला जाएगा उस हीट को, जब वो उस पानी को लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कर देगी, उसकी वेपराइजेशन कर देगी. वैसे ही सूरज के तापमान से जब समुद्र का पानी वेपराइज हो जाए उस टाइम की हीट को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट. ठीक है जी, ठीक है. मीना जी नहीं लग रहा पता, नहीं लग रहा ना पता. चलो आपको इतना आएगा भी नहीं वैसे पेपर में, तो आप उतना स्ट्रेस भी मत लो कि उतना पढ़ना ही पड़ेगा. आप बस थोड़ा बहुत चीज़ें जो आपको याद रहती है वो करो.
इंडियन ज्योग्राफी मेनली पढ़ लेना आप, इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे आपको क्वेश्चन ज़्यादातर, ठीक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में से आपको मेनली आता है जियोमॉर्फोलॉजी में से, और क्लाइमेटोलॉजी में से वही एटमॉस्फेयर से आ जाएगा, ज़्यादा क्लाउड से आ जाएगा। इतना आपको नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आप इतना प्रेशर में मत आओ, ये यूपीएससी का सिलेबस है जो मैं आपको इनको पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है। तो उतना ज़्यादा आप और वैसे भी जिन्होंने क्लासेस बीच से लगाई है उनके लिए तो वैसे स्ट्रेसफुल हो रहा है ये कि चल क्या रहा है ये, है ना। इनको फिर भी थोड़ा हौसला है क्योंकि ये पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ के अंदर का इंटीरियर क्या है, कैसे पता लगा कि अर्थ का इंटीरियर क्या है, फिर कैसे पर्वत बने, है ना, उन पर्वतों को क्या क्या अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग। तो ठीक है, ये कोई बात नहीं, इट्स ओके कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा लेवल है ये, चलता है इतना, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, ट्रॉपिकल साइक्लोन पानी पे आते हैं, टेम्परेट ज़मीन पे आते हैं, बस इतना तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वो ऑक्लूडेड क्या है ये पूछ लेंगे, आपको नहीं पूछने वाले। वार्म फ्रंट क्या है, कोल्ड फ्रंट, आपको कभी नहीं पूछेंगे ये सब, कभी नहीं पूछेंगे, पागल ही होगा जो ये पूछ लेगा, ठीक है। ये है कि अब जिसका मेजर है ये, वो कमीशन वालों को मैं नहीं बोल सकती हूँ कि ज्योग्राफी इस लेवल की आ जाए तो नहीं आती। वैसे यार मैंने देखा ना, पेपर इजी था, उसमें यही था जो मैंने आपको बता दिया, फ्रंट क्या होते हैं, हेलो इफेक्ट क्या होता है, यही सब। लिखिए, लेटेंट हीट इज मस्ट, लेटेंट हीट इज मस्ट, ठीक है। तो लिख लीजिए, देयर फॉर्मेशन इज ओनली on ocean surface, on ocean surface, समुद्र के तल पे आएगा ये, ठीक है, ऊपर के, ठीक है। इसमें फ्रंटोजेनेसिस आपको देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, फ्रंटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये टेम्परेट साइक्लोन्स में देखने को मिलती है या ट्रॉपिकल, ठीक है। हिंदी में शायद उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ऐसे कुछ नाम होते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरे को पता नहीं क्या बोलते हैं। देखो आप जब पढ़ रहे होते हो ना घर जाके, थोड़ा बहुत सर्च कर लेता बंदा हिंदी नेम ऑफ ये उष्ण कटिबंधीय या जो भी बोल रही हूँ मैं, ठीक है। लिख लीजिए, नो फ्रंटोजेनेसिस। है ये आपके सिलेबस में, है ही है, साइक्लोन्स हैं आपके सिलेबस में। आपको आएगा भी तो ये आएगा आपको करंट अफेयर से कि अगर कोई साइक्लोन आया है तो उसको इधर क्या नाम दिया गया है ना, तो आपको पता चल जाएगा, अलग अलग नाम दिए जाते हैं इनको, ठीक है। कोई क्या कहता है, कोई क्या, ठीक है जी, क्लियर है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आपकी शक्लें बता रही हैं कि आप देख के थक गए हो, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक इतना ही था। कल मैं आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में डिफरेंस बता दूंगी कि ट्रॉपिकल में ये वैसे आप तो आपको पता लग गया, एक पानी पे आ रहा है, एक लैंड पे आ रहा है, ठीक है। एक को कितनी हीट चाहिए, दूसरे को क्या क्या चाहिए, ठीक है। एक में फ्रंटोजेनेसिस होती है, दूसरे में नहीं होती है। एक में सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है और किस तरीके की बारिश हो रही है ना, और दूसरे में दोनों तरह के क्लाउड बन रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस भी और निम्बो स्ट्रेटस भी, ठीक है। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं कल बता दूंगी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं भी आया, एक्सेप्ट एचईएस वालों, उनको समझ आना चाहिए ये जो भी मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं आया तो पूछो मेरे से। आज जो कराया है तुम लोगों को समझ आया? अनुभव, मनीषा, उर्मिला, योगेश, मोनिका, प्रिया, समझ आया तुम लोगों को संदीप और ये कनिका, है ना। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो, ठीक है। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो। बाकी के लोग जो हैं, सब इंस्पेक्टर, अलाइड सर्विसेज, टीजीटी कमीशन जिनका है, वो इस चीज़ को थोड़ा रिलैक्स वे से ले, क्योंकि काफ़ी बड़ा हैवी टॉपिक है ये, खुद पढ़ के भी समझ नहीं आता है। और इससे आपको अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो डिफरेंस मैं लिखा दूंगी आपको, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत तो पता लगा है आपको, थोड़ा बहुत तो पता लग गया है, मैं ऐसा मानती हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता चल चुकी हैं आपको, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस मत लो आप लोग। जब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी ना, आपको अपने आप सब चीज़ें क्लियर होने वाली है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में होगी सारी की सारी याद करने वाली, तब भी आपको स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। तब भी स्ट्रेस पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इतने माउंटेन्स हैं, वो याद करने हैं, वो भी स्ट्रेसफुल होगा। तो ऐसा मत सोचो कि ये सबसे ईजिएस्ट, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। बेस ऑफ ज्योग्राफी इज अ फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन सबसे ईजिएस्ट मुझे तो यही लगता है, क्योंकि सारी समझने वाली चीज़ें, मज़ा आता है समझने में। याद करने वाली चीज़ें सबसे टफ होती हैं, सबसे टफ, ठीक है। तो मीना जी आप चिंता ना करें इतनी, ठीक है, इतनी चिंता मत करो, आपको इतना आना ही नहीं है, होने वाली है, बस हफ्ता रुको,
ठीक है। हफ्ता भर बस ओशनोलॉजी तो बड़ा थोड़ा सा है, ओशनोलॉजी बड़ा कम है, बड़ा कम है। 3-4 क्लासेस रखो ओशनोलॉजी की, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है आपका, ये पार्ट ख़त्म होने वाला है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। यही थे साइक्लोन्स और ये फिर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, साथ साथ आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चलेगी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट हम कर चुके हैं, तो ज़्यादा ये कब होगा वो कब होगा, पहले जो करवाया है उसको याद कर लेना, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी से आप लोगों ने जितना भी मैंने जियोमॉर्फोलॉजी करवाया ना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है भारती जी, ठीक है। अब ये भी नहीं पता ये रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं हुआ है, रिकॉर्ड तो हुआ है बट